तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है जैव अणु, बायोमोलिकुल्स। यह भले ही ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ये भले ही ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 5वां चैप्टर है। भले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, लेकिन बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुलक चैप्टर। और ये जैव अणु चैप्टर बस केवल नाम का ऑर्गेनिक है। ये दोनों जो है बिल्कुल आपको जो है फिजिकल की तरह मजा देते हैं, बिल्कुल फिजिकल की तरह मजा देते हैं। ठीक है। और जैव अणु के बाद जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक। और वो भी चैप्टर बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री की तरह जो है मजा देता है। इसलिए आप सभी लोग जो है इस चैप्टर में कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये सब जो चैप्टर हैं, बहुलक चैप्टर, जैव अणु चैप्टर, उप सहसंयोजन यौगिक, कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक्सरसाइज 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है जैव अणु। जैव अणु, बायोमोलिकुल्स। जैव अणु, बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स चैप्टर जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बायोमोलिकुल्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। बायोमोलिकुल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा बायोमोलिकुल चैप्टर में। ठीक है। तो बच्चों का बस केवल मैसेज आ रहा था कि सर फिजिकल जो है नहीं पढ़ाइएगा। अरे भाई, हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे? मैंने आपको वादा किया है कि मैं सब पढ़ाऊंगा। ठीक है। आप लोग बस याद करते चलिए। तो भी चीजें पढ़ाई गई हैं और जो क्लासेस चल रही हैं उसको रिवाइज करते चलिए। और फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया है। ज्यादा अगर आप इधर से याद करके पूरा कंप्लीट है तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो असाइनमेंट आपको दिया गया है वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सटीक आंसर है। बस मेरे को जो है वो उसका क्लास स्टार्ट करना है और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जो है समझाना है। कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझाएंगे तो वो आसानी से आपको याद हो जाएगी। अभी आप जो है, अभी आप इधर में जो है ऑर्गेनिक को जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक को कंप्लीट कीजिए बउआ। ठीक है ना? जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक को कंप्लीट कीजिए। और अब हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं जैव अणु, बायोमोलिकुल चैप्टर। ठीक है। बायोमोलिकुल चैप्टर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जैव अणु के इंट्रोडक्शन में देखिए, जैव अणु के इंट्रोडक्शन में देखिए, जैव अणु के इंट्रोडक्शन में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्लास करने के लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए जो है आप क्या कीजिए, केमिस्ट्री गुरु मनीष सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी पर ऑब्जेक्टिव क्लास चलाएंगे और वन शॉट क्लास उसी पर चलाएंगे। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव के लिए आप उसी को, केमिस्ट्री गुरु मनीष सर यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी पर वन शॉट चलेगा और उसी पर ऑब्जेक्टिव चलेगा। ठीक है। अब आ जाइए जैव अणु में। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आ जाइए कि जैव अणु होता क्या है। जैव अणु का मतलब हो गया पोषक तत्व। जैव अणु का मतलब हो गया पोषक तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए, टूटी फूटी अंगों के मरम्मत करने के लिए, ठीक है, वंश वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। ये वैसे ये वैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास, टूटे फूटे अंगों के मरम्मतीकरण में, टूटे फूटे अंगों के मरम्मतीकरण में और वंश वृद्धि में, वंश वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। तो जैव अणु वैसे वैसे
कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैव अणु वैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के विकास, जो हमारे शरीर के विकास के, शरीर के टूटे हुए अंगों के मरम्मतीकरण, टूटे फूटे अंगों के मरम्मतीकरण एवं वंश वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। वैसे कार्बनिक पदार्थ को हम लोग, वैसे कार्बनिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव अणु कहते हैं। वैसे कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं, बायोमोलिकुल्स कहते हैं। ठीक है, तो जैव अणु किसे कहते हैं बउआ? आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नोट कर लिया जाए, इंट्रोडक्शन में नोट कर लिया जाए। वैसे वैसे रासायनिक पदार्थ या वैसे रासायनिक यौगिक में भी एक स्पेशल यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक ही हम लोग लिख डालते हैं। वैसे कार्बनिक यौगिक जो जो हमारे शरीर, जो हमारे शरीर के विकास, जो हमारे शरीर के विकास, अंगों के पुनर्निर्माण, अंगों के पुनर्निर्माण, अंगों के पुनर्निर्माण, उनके उनके मरम्मतीकरण, उनके मरम्मतीकरण, अंगों के पुनर्निर्माण, उनके मरम्मतीकरण एवं 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 वंश वृद्धि में सहायक होते हैं, वंश वृद्धि में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। इन्हें पोषक तत्व भी कहा जाता है, इन्हें पोषक तत्व भी कहा जाता है, पोषक तत्व भी कहा जाता है, ये पोषक तत्व भी कहा जाता है। जैव अणु को पोषक तत्व भी कहा जाता है। जैसे 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 आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में आपका सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, रैमनोज, ये सब का सब जो है कार्बोहाइड्रेट में ही, कार्बोहाइड्रेट में ही, ठीक है। हाँ, लगता है नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में ही ये सब आते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब के सब, राइबोज, ठीक है, रैमनोज, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, वसा हो गया, आपके मिनरल्स हो गए, खनिज लवण, खनिज लवण हो गए, ठीक है, विटामिन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, विटामिन्स हो गए। के बाद आपके न्यूक्लिक अम्ल हो गए, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। न्यूक्लिक अम्ल में आपको जो है, न्यूक्लिक अम्ल में आपको डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में जो है आपको सुक्रोज के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल हो गया, और न्यूक्लिक अम्ल के बाद जो है आपका एंजाइम हो गया, एंजाइम हो गया, के बाद हार्मोन हो गया, हार्मोन हो गया, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करना है, प्रोटीन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है।
उसके बाद में आपको विटामिन के बारे में स्टडी करना है, हार्मोन के बारे में स्टडी करना है, एंजाइम के बारे में स्टडी करना है। अब रहा बात कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बताइए कि इन सभी पोषक तत्व में किस किस पोषक तत्व से, किस किस कार्बनिक पदार्थ से, किस किस जैव अणु से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बउआ अगर आपके बोर्ड एग्जाम की बात की जाए, ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो बोर्ड एग्जाम में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आता है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट से कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की व्याख्या करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके कार्बोहाइड्रेट से। दूसरा क्वेश्चन आता है प्रोटीन से। प्रोटीन में ही आपको एमिनो अम्ल पढ़ना है, तो वहां से जो है आपका क्वेश्चन आता है, प्रोटीन से आता है, प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल पढ़ना है। हाँ हाँ, बायो वाला ही जो है ये चैप्टर है। जो बच्चे बायो में पढ़े होंगे तो ये चैप्टर में जो है बिल्कुल जो है एकदम लगेगा कि सब जो है मेरा पढ़ा हुआ ही ये सारा टॉपिक है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए जो है वही बायो वाला ही है इसमें। तो प्रोटीन में आपको जो है प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ना है जिससे प्रोटीन मिलकर के बना होता है। एमिनो अम्ल का ही बहुलक होता है प्रोटीन, अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। और प्रोटीन के विकृतीकरण के बारे में पढ़ना है, डीनेचुरेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि आखिर क्या होता है कि कच्चा अंडा को जब गर्म पानी में हम लोग उबालते हैं तो उसके अंदर का जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, वह आपका जो है वह आपका ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। हाँ, बायो वाला ही है। अच्छा बात है ब्रज कुमार, सहिता कुमारी, आप लोगों को तब तो और ज्यादा मजा आएगा इस चैप्टर में। उसके बाद आपका क्वेश्चन कहां से आता है? विटामिन से आता है, विटामिन से आता है, न्यूक्लिक अम्ल से आता है। तो इन चारों टॉपिक से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अरे भाई आज सभी बायो वाले मिल रहे हैं, ठीक है। सहिता कुमारी का भी बायो है, मौसम यादव का भी बायो है, सूरज कुमार का भी बायो है, ठीक है, राजेश कुमार का भी बायो है, ठीक है। चलिए तो ये सभी चीजें हैं, यहां से जो है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हेडिंग दे देना है। कार्बोहाइड्रेट किस कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट किस कहते हैं? ये जो है आपको हेडिंग दे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको हेडिंग दे, कार्बोहाइड्रेट आप हेडिंग दे दीजिए। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह हमारे शरीर का एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, और यहीं से जो है, यहीं से आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे सबसे पहला लाइन, सबसे पहला लाइन, कार्बोहाइड्रेट यह हमारे शरीर का, यह हमारे शरीर का आवश्यक पोषक तत्व होता है, यह हमारे शरीर का आवश्यक पोषक तत्व होता है, आवश्यक पोषक तत्व होता है, आवश्यक पोषक तत्व होता है। तो मुख्य रूप से जो मुख्य रूप से तो मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होता है।
तो मुख्य रूप से कहां से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यही यही जैसे समझना तो सभी टॉपिक को है, यही अगर पीपीटी बना रहता है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है। अब यह लिखवाना जो है नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा था पीपीटी वाला, चलिए मैं सभी चीजों को डिफिनीशन को लिख रहा हूं। ठीक है, डिफिनीशन को लिख रहा हूं, तो आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यही हम लोग का लिखने वाला समय बचता, और बस इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं, और जहां पर एग्जाम्पल वगैरह की बात होती, जैसे हम लोग बहुलक चैप्टर पढ़े, वहां पर एग्जाम्पल जो है मैं आप सभी लोग को बताता और समझाता। इस प्रकार से जल्दी जल्दी जो है वो चैप्टर हम लोगों का निकलते चला जाता, और क्वेश्चन फिर हम लोग जो है डिस्कस करते। यही थोड़ा सा सुविधा था पीपीटी। तो यह हमारे शरीर का आवश्यक पोषक तत्व होता है, जो मुख्य रूप से पौधे से प्राप्त होता है। और ऐसे तो मैं पीपीटी वाला टीचर हूं नहीं, ठीक है, हम लोगों को ज्यादा मजा लिख करके पढ़ाने में ही आता है, बट थोड़ा सा जो है ये क्रैश कोर्स होने के कारण फाउंडेशन बैच में जो है एक भी पीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बस केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़। ठीक है, तो अब आ जाइए बउआ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब इसके नाम में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है कि द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है कि द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन के हाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगला एरो का साइन दे करके कार्बन के हाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। यह इसका ओल्ड डिफिनीशन है, मॉडर्न डिफिनीशन भी आपको बताएंगे। तो कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जिसका 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 सामान्य सूत्र इसका सामान्य सूत्र X H2O का होल वाई होता है। इसका सामान्य सूत्र X H2O का होल वाई होता है। तो द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, विच जनरल फॉर्मूला इज CxH2O का होल वाई। विच जनरल फॉर्मूला इज CxH2O का होल वाई। इसका सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई होता है। अब आ जाइए बउआ, अब कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस सामान्य सूत्र पर हैं, तो इस सामान्य सूत्र पर सेट नहीं होते। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं तो इस सामान्य सूत्र पर सेट नहीं होते हैं। ठीक है, फिट नहीं होते। कोई बताएगा जी कि कौन ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इस सामान्य सूत्र पर सेट नहीं होता है? कोई बच्चा बता दे कमेंट सेक्शन, कोई बच्चा बता दे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जल्दी से बताइए। रूबी कुमारी, छट्टू पाल, धर्मेंद्र चौहान, संदेश कुमार, जल्दी से आप लोग भी रिप्लाई कीजिए कि क्या ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट का नाम आप लोग जल्दी से बताइए। जल्दी से आप लोग बता दीजिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट का भी नाम जो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला यानी CxH2O के होल वाई पर सेट नहीं होता है। जल्दी से, समय कम है, फाउंडेशन बैच नहीं है, ये क्रैश कोर्स बैच है। जल्दी से आप कमेंट करने का प्रयास कीजिए। बायोलॉजी वाले आप लोगों को तो पता होगा
नहीं बता रहे हैं आप लोग भी, मैं ही बता देता हूं। चलिए, जैसे रैमनोज, जैसे क्या होगा, रैमनोज, जैसे रैमनोज। और रैमनोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O5। ये रैमनोज का अणु सूत्र होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है CxH2O के होल वाई, उस पर ये सेट नहीं करता है, उस पर यह सेट नहीं करता है। ठीक है, अब जो है कार्बोहाइड्रेट बताना था, और ये है जो कि सेट करता है। आप समझ गए ना, यह जो फॉर्मूला है, यह जो है सेट करता है कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला पर, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, एसिटिक अम्ल। अब देखिए इसको मैं अब बता रहा हूं। ठीक है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, OH, जैसे जैसे कुछ कुछ कार्बनिक यौगिक उपस्थित हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक उपस्थित हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक उपस्थित हैं, कार्बनिक यौगिक उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, जो जो इस जो इस कार्बोहाइड्रेट के जगह पर कार्बोहाइड्रेट ले ली, जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र पर, तो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र पर, सामान्य सूत्र पर सेट, कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र पर सेट हो जाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे भी कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो इस फॉर्मूला पर सेट तो हो जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे देखिए H3OH को अगर आप सेट कीजिएगा, ठीक है, तो C 2 गो है, हो गया, C 2 गो C है, हाइड्रोजन 3 1 4 है, तो हम लोग इसको H2O का होल ट्वाइस लिख देंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो बताइए क्या H2O के होल वाई पर सेट हो गया, हो गया, सेट हो गया। X के जगह पर यहां पर कितना है 2, और Y के जगह पर यहां पर कितना है 2, तो यह सेट तो हो गया, लेकिन यह जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह एसिटिक अम्ल है। H3COOH कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला X H2O के होल वाई पर सेट तो हो जाता है, लेकिन लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बउआ। अच्छा, संदेश कुमार मैथ से, चलिए अच्छी बात है, मैथ वाले बच्चे को जो है ध्यान देना होगा। अब आ जाइए, अब कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से पहले आपको जो है मॉडर्न एक डिफिनीशन मैं बता देता हूं। ठीक है, मॉडर्न डिफिनीशन में बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कहा जाता है। ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है, या वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका जलीय अपघटन कराने पर, या वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका जलीय अपघटन कराने पर ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ध्रुवण घूर्णक को इंग्लिश में डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन वाला यौगिक कहा जाता है। ध्रुवण घूर्णक को इंग्लिश में
डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन वाला यौगिक कहा जाता है। ठीक है। और अल्डिहाइड कीटोन मूलक समूह उपस्थित हो सकता है, या तो अल्डिहाइड का मूलक समूह रहेगा, यानी या तो CHO रहेगा, या कीटोन का मूलक समूह रहेगा, यानी CO रहेगा। कार्बोहाइड्रेट में दो ही प्रकार के मूलक समूह उपस्थित हो सकते हैं, या तो अल्डिहाइड वाला मूलक समूह रहेगा, या कीटोन वाला मूलक समूह रहेगा। और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हो गया, पॉली मतलब अनेक, पॉली मतलब अनेक, ठीक ना, अनेक मतलब दो से अधिक, पॉली मतलब अनेक और अनेक मतलब दो से अधिक। और हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH, हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH, ठीक है, OH होता है। ठीक है। और ध्रुवण घूर्णक का मतलब हो गया, ध्रुवण घूर्णक का मतलब हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। और गुणक का मतलब हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और दैट कंपाउंड which on hydrolysis which on hydrolysis these types of organic compound forms are called carbohydrates, are called carbohydrates। ठीक है। तो उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट रो में साइन दे करके इसका जो है मॉडर्न डिफिनेशन, मॉडर्न डिफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पर घूर्णक, पर घूर्णक, पर घूर्णक, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी पर घूर्णक, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन पर घूर्णक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन वाले यौगिक होते हैं, वाले यौगिक होते हैं, यौगिक होते, यौगिक होते हैं, या ऐसे यौगिक होते हैं, या ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं कि जलीय अपघटन से क्या करने से, ऐसे यौगिक होते हैं जिनके क्या करने से, जलीय अपघटन से, ऐसे यौगिक होते हैं कि जलीय अपघटन से, के जलीय अपघटन से, के जलीय अपघटन से, के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होते। कार्बोहाइड्रेट वैसे यौगिक होते हैं जिनके जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं, कि जलीय अपघटन से इस प्रकार के यौगिक, इस प्रकार के यौगिक प्राप्त होते। मतलब कैसा यौगिक? तो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन वाला यौगिक, ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन वाला यौगिक। ठीक है। क्या वैसे यौगिक होते हैं कि जलीय अपघटन से इस प्रकार के यौगिक प्राप्त होते। तो कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक वाले पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन वाले यौगिक होते हैं, या ऐसे यौगिक होते हैं कि जलीय अपघटन से इस प्रकार के यौगिक प्राप्त होते, या ऐसे यौगिक होते हैं कि जलीय अपघटन से इस प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आ जाइए। अब कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या होगा बुआ? तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होता है आपका स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज के बाद में हम लोग जो है उस
ग्लूकोज 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 एटीन एटीन एटीन। ठीक है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, जिलेटिन हो गया। और जब जलीय अपघटन आप कराते हैं कुछ मिलता है राइबोज मिलता है ना। सॉरी, जब जलीय अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, राइबोज अलग होता है, राइबोज जो है अलग होता है। ठीक है, तो ये सब के सब लैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ये सब के सब जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सब के सब जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च से जेलेटिन फ्रुक्टोज राइबोज लैक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब रहा अगला नंबर, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हाँ, अब जो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर हम लोग आते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या है जी, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 5 नंबर का है आज वाला, घबराइएगा नहीं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण पढ़ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है, कार्बोहाइड्रेट को जलीय अपघटन से प्राप्त इकाई के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट को जलीय अपघटन कराया जाएगा, मतलब जल की उपस्थिति में अगर उसको तोड़ा जाएगा, तो अगर दूसरा कोई इकाई नहीं बनेगा तो वो मोनोसेकेराइड कहलाएगा। अगर अगर से लेकर के 10 तक इकाई बनेगा तो ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट का हम लोग जलीय अपघटन कराते हैं और 10 से ज्यादा जो है यूनिट का निर्माण होता है, 10 से ज्यादा इकाई का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो जलीय अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देखिएगा, जलीय अपघटन के आधार पर, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। जलीय अपघटन के आधार पर, स्टार्ट होने से पहले ही हो जाएगा। जलीय अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को, जलीय अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को के रूप से ठीक है, के रूप से निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। के रूप से लिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गों में वर्गीकृत किया गया। इस आधार पर हुआ, इस आधार पर ये वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। जलीय अपघटन के आधार पर कितने वर्गों में, जलीय अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी, तो पहला नंबर है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, सेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट का नाम है। मोनोसेकेराइड, सेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को आप क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को आप सेकेराइड्स बोल, ब्रैकेट में
कार्बोहाइड्रेट्स को आप सेकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को आप सेकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड क्या है? तो वैसा कार्बोहाइड्रेट्स वैसा कार्बोहाइड्रेट वैसा कार्बोहाइड्रेट ठीक है, वैसा कार्बोहाइड्रेट के जलीय अपघटन से, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके क्या करने से, जलीय अपघटन करने से, जलीय अपघटन से और किसी दूसरे इकाई का निर्माण नहीं होता है, और किसी दूसरे इकाई का निर्माण नहीं होता है, और किसी दूसरे इकाई का निर्माण नहीं होता है, मतलब तो रहेगा वही रहेगा, कोई दूसरा यूनिट नहीं बनेगा, कोई दूसरा इकाई नहीं बनेगा, और किसी दूसरे इकाई का निर्माण नहीं होता है, और किसी दूसरी इकाई का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, कॉमा सेकेराइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं, सेकेराइड्स कहलाते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जलीय अपघटन से किसी दूसरे इकाई का निर्माण नहीं होता है, मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या होगा बउआ? कोज कोज होगा, ठीक है, कोज होगा, कोज होगा, राइबोज होगा, राइबोज होगा। ये सब जो है मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब क्या आते हैं? मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। अगर ओलिगोसेकेराइड्स की बात की जाए, ओलिगोसेकेराइड्स की बात की जाए, तो 5 नंबर में जब पूछेगा, यहाँ तक आपको लिखना होगा। 5 नंबर में पूछेगा तो आपको पॉलीसेकेराइड तक लिखना होगा। कार्बोहाइड्रेट के डिफिनीशन के साथ साथ पॉलीसेकेराइड तक आपको जो है 5 नंबर में लिखना होगा। ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स किसे कहते हैं जी? तो अगर वैसा सेकेराइड, वैसा सेकेराइड, अब कहिएगा ये सेकेराइड क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है वैसा सेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट। चलिए हम सेकेराइड को ऑब्लिक दे करके कार्बोहाइड्रेट भी लिख दे रहे हैं, सेकेराइड को ऑब्लिक दे करके कार्बोहाइड्रेट भी लिख दे रहे हैं। वैसा सेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट इसके के जलीय अपघटन से, के जलीय अपघटन से, जलीय अपघटन से, जलीय अपघटन से 2 से 10 2 से 10 इकाई का निर्माण होता है। ये 10 इकाई का निर्माण होता है, 10 इकाई का निर्माण होता है, 10 इकाई का निर्माण होता है। इसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। कैसा सेकेराइड कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। सेकेराइड सेकेराइड कहा जाता है, सेकेराइड कहा जाता है, ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है, ठीक है। तो 2 से 10 इकाई का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। उसे हम लोग कैसा सेकेराइड कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। हाँ, 2 से 10, 2 से 10, हाँ, नहीं, 2 से 10 ओलिगोसेकेराइड होगा, होगा तो डाइसेकेराइड, 3 होगा तो ट्राइसेकेराइड, ठीक है। धर्मेंद्र चौहान, तो आ जाइए। अब डाइसेकेराइड इसी का पार्ट है। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड किसे कहते हैं? डाइसेकेराइड्स किसे कहते हैं? ठीक है। तो यदि यदि 2 मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है, ठीक है, यदि 2 मोनोसेकेराइड का निर्माण, बस 5 मिनट खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। यदि 2 मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है, यदि 2 मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है, तो
इकाई का निर्माण होता है। यदि 2 इकाई का निर्माण होता है, 2 इकाई का निर्माण होता है, यदि 2 इकाई का निर्माण होता है, तो तो वैसे सेकेराइड को वैसे सेकेराइड को वैसे सेकेराइड को डाइसेकेराइड कहते हैं। वैसे सेकेराइड को क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड कहते हैं। वैसे सेकेराइड को डाइसेकेराइड कहते हैं। वैसे सेकेराइड को क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड कहते हैं। क्लियर है? तो यदि 2 इकाई का निर्माण होता है तो वैसे सेकेराइड को हम लोग क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, वैसे सेकेराइड को डाइसेकेराइड कहते हैं। जैसे जैसे सपोज जैसे सपोज 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 का फॉर्मूला क्या होता है? 12H22 11 12H22 O11। और ये जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ये जलीय अपघटन से जलीय अपघटन से जलीय अपघटन से कोज कोज C6 12O6 कोज एवं फ्रुक्टोज कोज एवं फ्रुक्टोज एवं फ्रुक्टोज C6 12O6 कोज एवं फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। ये जलीय अपघटन से कोज एवं फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, और एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बी नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल था सुक्रोज, बी नंबर एग्जाम्पल हो गया लैक्टोज। और लैक्टोज का भी अणु सूत्र क्या होता है? 12H22O11 12H22O11। ठीक है, तो इसके जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होगा? ये जलीय अपघटन से 5 मिनट और चलेगा, 5 मिनट बाद हो जाएगा। ये जलीय अपघटन से लैक्टोज के जलीय अपघटन से कोज कोज एवं गलैक्टोज प्राप्त होता है। कोज एवं गलैक्टोज प्राप्त होता है। कोज एवं गलैक्टोज प्राप्त होता है। और का भी फॉर्मूला यही होता है, ग्लूकोज और गलैक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लूकोज एवं गलैक्टोज प्राप्त होता है। अब आ जाइए, नंबर है माल्टोज। माल्टोज 12H22O11 है। क्या होगा कालिया के माल्टोज जलीय अपघटन से माल्टोज के जलीय अपघटन से माल्टोज जलीय अपघटन से 2 मोल ग्लूकोज प्राप्त होते। ठीक है, 2 इकाई ग्लूकोज प्राप्त होते, 2 इकाई ग्लूकोज के प्राप्त होते, इकाई ग्लूकोज के प्राप्त होते। माल्टोज किसे कहते हैं? माल्टोस बोलते हैं माल्ट शुगर को। माल्टोस को हम लोग क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। देखिए, उसको कहा जाता है केन शुगर, उसको कहा जाता है इक्षु शर्करा, इक्षु शर्करा यानी केन शुगर, केन शर्करा यानी केन शुगर। लैक्टोज को कहा जाता है, किसके कारण होता है?
लैक्टोज के कारण। ठीक है, सुक्रोज मतलब हो गया तो गन्ना से गुड़ और चीनी बनता है, तो हम लोग सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, गन्ना से जो गुड़ और चीनी प्राप्त होता है वह सुक्रोज है। लैक्टोज किसके कारण मीठा होता है? लैक्टोज के कारण क्या मीठा होता है? तो दूध। तो लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? दुग्ध शर्करा बोलते हैं। लैक्टोज को हम लोग दूध शर्करा बोलते हैं। ठीक है, मिल्क शुगर। लैक्टोज को हम लोग दूध शर्करा बोलते हैं, यानी मिल्क शुगर बोलते हैं। लैक्टोज को हम लोग दूध शर्करा बोलते हैं, यानी मिल्क शुगर बोलते हैं। मिल्क शुगर बोलते हैं। ठीक है, और माल्टोज को हम लोग जो है, माल्टोज को हम लोग बोलते हैं माल्ट शुगर। माल्ट शुगर बोलते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स जो मीठा होता है, ठीक है, ड्राई फ्रूट मीठा होता है। ठीक है, अब आ जाइए बउआ, अगला नंबर। इसके बाद जो है लैक्टोज और माल्टोज के बाद हम लोगों का जो तीसरा वर्गीकरण है, वह तीसरा वर्गीकरण है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। तो 2 से 10 तक बनेगा तो ओलिगोसेकेराइड। और जब 10 से अधिक इकाई बनेगा जलीय अपघटन कराने पर, तब जलीय अपघटन कराने पर 10 से अधिक इकाई बनेगा, तब वह क्या कहलाएगा? पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। ठीक है, वह तब क्या कहलाएगा? पॉलीसेकेराइड। तो इसके परिभाषा में क्या होगा? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जलीय अपघटन कराने से, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जलीय अपघटन कराने से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है, 10 से अधिक मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। वैसा कार्बोहाइड्रेट या वैसा सेकेराइड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट या वैसा सेकेराइड इसके जलीय अपघटन कराने से, ये 5 नंबर है कार्बोहाइड्रेट और इसका वर्गीकरण। अब कहिएगा कि क्या सर इतना पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है? कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे आपने जो है यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड लिखा, आपने यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड लिखा, तो आपको 1 नंबर 2 नंबर और डाइसेकेराइड को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल में इसमें सुक्रोज, ये वो सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब जो है एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा। टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये एग्जाम्पल में आपको लिख देना है। तो वैसा सेकेराइड जिसके जलीय अपघटन से, वैसा सेकेराइड जिसके जलीय अपघटन से, के जलीय अपघटन से, जलीय अपघटन से अनेक अनेक वैसा सेकेराइड जिसके जलीय अपघटन से अनेक यानी 10 से अधिक, अनेक मतलब 10 से अधिक, अनेक मतलब 10 से अधिक, 10 से अधिक इकाई का निर्माण होता है। 10 से अधिक इकाई का निर्माण होता है। 10 से अधिक इकाई का निर्माण होता है, निर्माण होता है, से पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ओज, डेटिन, डेटिन, स्टार्च, सेलुलोज, डेटिन, ये पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अब यहां से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट किस कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट किस कहते हैं? ठीक है, इसके
इसके का वर्गीकरण वर्गीकरण का वर्गीकरण करके व्याख्या कीजिए, का वर्गीकरण करके व्याख्या कीजिए। ये जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण करके व्याख्या कीजिए। ये जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण करके व्याख्या कीजिए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर। तो इसको जो है आप सभी बच्चे जो है कंप्लीट कर लीजिए। तो आप सभी बच्चे जो है जल्दी से जल्दी जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और हाँ, लैक्टोज माल्टोज ये सब होता है। माल्टोज को माल्ट शुगर कहा जाता है, माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, और सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं। ये तो था आपका जो है लेक्चर 1। ठीक है, जैव अणु का ये जो है आपका लेक्चर 1 है। जैव अणु का ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 है ये है। और इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में मिलेंगे। इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में मिलेंगे। लेक्चर 2 में जो है इसके बाद वाला जो है टॉपिक को मैं लेकर के आ रहा हूं आप लोगों को। ये 5 नंबर आप लोग जल्दी से याद करके कंप्लीट। धन्यवाद। ओके।